नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर चुके हैं और आज वो संसद में जमकर बरसे हैं। जी हां, उन्होंने जिक्र किया है प्रधानमंत्री का, जिक्र किया है गौतम अडानी का, जिक्र अजीत डोभाल का भी हुआ है अग्निवीर योजना को लेकर। तो आज का जो पूरा भाषण है वो क्या दिखाता है, वो क्या दर्शाता है, राहुल गांधी का गेम प्लान राजनीतिक तौर पर क्या है, आज जानने की कोशिश करेंगे। सुकेश जी हमारे बीच हैं। सुकेश जी, क्या नजर आता है राहुल गांधी का गेम प्लान? आज के भाषण को 10 में से कितने नंबर? देखिए, नंबर तो खैर क्या ही देना, लेकिन जिस तरीके से हिमांशु इस भाषण की व्यू रचना हुई वो मुझे लगता है कि एक मकसद के साथ हुई। आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय से संसद नहीं चल पा रहा है क्योंकि अदानी के मुद्दे पे पूरा ऑपोजिशन एक तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा था। सरकार बज नहीं कर रही थी। एक मेरे ख्याल से डील हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो जाए और इस अभिभाषण पे चर्चा की जो सहमति हुई उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने पहले सोच लिया था, या ये डील हो गई थी कि आपने जो बोलना है बोलिए, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होने दीजिए, ऐसा सरकार ने कहा होगा। और कांग्रेस ने ये सोचा होगा, राहुल गांधी ने सोचा होगा कि अनइंटरप्टेड सदन में उन्हें कुछ कहने का मौका मिलेगा। उन्हें मालूम है कि ये बात दूर तक जाएगी सदन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सदन की कार्यवाही के माध्यम से। और इसीलिए इस पूरी चर्चा का एक ही मकसद था कि आप नरेंद्र मोदी को अदानी के साथ किसी तरीके से चिपकाएं। एक बड़ा बिजनेसमैन, एक देश के प्रधानमंत्री, उन दोनों की हॉबनॉबिंग, उन दोनों की मिली भगत और उससे एक बड़े प्लेयर की कैसे रातों रात प्रगति होती है। क्योंकि उन्होंने बताया कि 2014 में ये दुनिया के 609वें नंबर के अमीर थे, दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे। कैसे हुआ? तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहाना था एक तरीके से उनको, मैं बार बार कहता हूं कि वो बोफोर्स 2 एक तरीके से रिक्रिएट करना चाहते थे। उन्हें मालूम है, उन्हें जानकारी है कि बोफोर्स सौदे पे उनके पिता राजीव गांधी बहुत बुरी तरीके से घिर गए थे। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट को अगर हटा दें तो राजनीतिक तौर पे वो इतना पोटेंट मुद्दा बना था कि वीपी सिंह पूरे देश में घूमे और बोफोर्स के मुद्दे पे उन्होंने अपदस्थ कर दिया कांग्रेस की सरकार को। और एक तरीके से इमेज की ऐसी टार्निश की गई राजीव गांधी की इमेज कि जिसको धोने में वर्षों लगे। कोर्ट में बहुत साबित नहीं हो पाया, लेकिन राजीव गांधी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा था। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आज की तारीख में। वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। बहुत सारे राजनीतिक जानकार, पंडित ये मानते हैं कि 2024 का चुनाव भी अपोजिशन के लिए तो बिल्कुल ही केक वॉक नहीं होने वाला है। वो अभी तक नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को एज देते हैं। तो ये तीसरे चुनाव में जाने के पहले राहुल गांधी वो मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि वो एक भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बना दे। उन्हें मालूम है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। अगर उसके साथ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आता है जो सरकार पे ही नहीं चिपकता है, नरेंद्र मोदी पे अगर उसको चिपका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एसोसिएशन जो है अदानी की उसको गुजरात से पकड़ा, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले हैं, और वहां से शुरू किया अपना भाषण कि मैं बताता हूं कि ये दोस्ती कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा कि तस्वीर लेकर आते हैं तो ओम बिरला ये भी तो कहते हैं कि अभी राजस्थान वाले भी जो तस्वीरें हैं वो भी लेकर चले बिल्कुल। और ये बार बार कहा गया सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए गए कि आप जो भी कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, उसको ऑथेंटिकेट करिए, उसको सबूतों के साथ, साक्ष्य के साथ प्रमाणित करें। उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। उन्होंने पटल पे तो कुछ नहीं डाला है, लेकिन उन्होंने इसको एक बार बार कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि इसी बहाने देश की जनता सुने। और बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है उनको लगता होगा कि ये बात मानेंगे कि इस बात में सच्चाई है कि अदानी का कुछ ना कुछ तो मोदी के साथ है, नहीं तो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जब घूम रहा था, जब मैं यात्रा में था, तो लोगों ने पूछा कि हम भी अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाएं निकाली हैं, उसके तहत शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी वेल्थ का इतना बड़ा जंप कैसे होता है,
ये बता दीजिए। तो आम लोगों के बीच एक वो मुद्दा वो छोड़ना चाहते हैं जिससे वो सोचे कि क्या नरेंद्र मोदी अदानी में कोई संबंध है, क्या अदानी ने नरेंद्र मोदी से संबंधों का फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया है। और इसीलिए वो लास्ट में 3-4 सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि पहले तो अदानी के जहाज में घूमा करते थे नरेंद्र मोदी, वो पब्लिक डोमेन में वो पिक्चर है। अब अदानी नरेंद्र मोदी के जहाज में जाते हैं तो उन्होंने पूछा है कि कितनी बार अदानी और नरेंद्र मोदी साथ गए, कितनी बार बाद में अदानी ने उनको कहीं ज्वाइन किया फॉरेन ट्रिप पे, कितनी बार नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद अदानी गए और फिर उनको बिजनेस अवार्ड कर दिया गया विदेश में। तो पहले उनका आरोप जो है कि पहले ये गुजरात तक महदूद था, चूंकि देश के प्रधानमंत्री वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वहां फायदा पहुंचाया, फिर वो नेशनल लेवल पे आए और फिर उन्होंने पोर्ट का हवाला दिया, एयरपोर्ट का हवाला दिया कि नेशनल जो ट्रैफिक है हमारा, वो अब जो कब्जा है एक तरीके से एयरपोर्ट्स पे अदानी का, तो ट्रैफिक का 24% और जो माल ढुलाई होती है उसका 31% उनके एयरपोर्ट से होकर जाता है। तो एक तरीके से एयरपोर्ट पे उनका कब्जा हो गया, पोर्ट में उनका कब्जा है, वो स्ट्रैटेजिक जो बिजनेस है उसमें घुस गए हैं एम्यूनिशन बनाने के, और कहाँ कहाँ उनको अवार्ड किया गया, उन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया। तो उन्होंने एक तरीके से इस पूरे भाषण का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के इमेज को टार्निश करने के लिए किया है, नरेंद्र मोदी को अदानी के साथ चिपकाने के लिए किया है, ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड इनको मिल सके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या कांग्रेस या फिर विपक्षी दल, जो केंद्र में विपक्षी दल हैं, उन सबको एक मौका मिल गया है? क्योंकि वो आरोप हमेशा से लगाते आए हैं कि जब कोविड के दौर में जीडीपी नीचे जा रही थी तो अडानी जी ऊपर जा रहे थे और इतने बड़े वो हो गए धीरे धीरे करके। तो ये एक मुद्दा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद और पुख्ता हो गया है विपक्ष के हाथों में कि वो इसको भुना पाए 2024। जाहिर तौर पे एक मुद्दा ऐसा लगा है जो आम जनमानस में अभी तैर रहा है कि क्या ये बड़ा सहज जंप है, क्या अदानी ने जो छलांग लगाई है बिजनेस में वो अपने एक्यूमेन के बल पे लगाई है, अपने वेल्थ को डबल ट्रिपल ही नहीं किया है, कई गुना कई सौ गुना ज़्यादा कर लिया। तो उसके पीछे क्या सरकार का पुख्ता समर्थन है? देखिए, जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो सरकार के साथ उनकी तालमेल होती है, सरकार उनको बैक करती है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उनके बिजनेस हाउसेस को ग्रो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ वेल्थ क्रिएट नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, ये तमाम बातें हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाए कि ये जो बिजनेस है ये दरअसल फेवर किया हुआ बिजनेस है, ये बिजनेस में जो दिखाया जा रहा है ग्रोथ, ये बड़ा नेचुरल ग्रोथ नहीं है, तो आदमी के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आप डालते हैं और एक तरीके से लोगों को ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसके पहले भी आप राफेल का मामला देख लें, आप तमाम ऐसे मुद्दे देख लें जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे घेरने की कोशिश हुई, हालांकि प्रधानमंत्री पे वो आरोप नहीं चिपके हैं आज तक। राफेल का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, 2019 के पहले का मुद्दा था, 2019 के चुनाव में बहुत इसकी चर्चा हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछली बार से ज़्यादा सीट जीतकर 303 सीट जीतकर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ गए। ये कहना अभी मुश्किल है कि ये आरोप नरेंद्र मोदी पे चिपकेगा कि नहीं। ये भी देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी कल जब वो जवाब देते हैं तो क्या वो इन मुद्दों पे जाएंगे या वो अपने आप को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ही केंद्रित करेंगे। लेकिन एक विपक्ष के नेता ने उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया है, तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अभी तक बन चुकी होगी कि आखिर इनका जवाब कैसे देना है। क्या जो राहुल गांधी ने कहा है उसमें एक साक्ष्य है, क्या उसमें कोई ऐसे सबूत हैं जो राहुल गांधी के पास होंगे, या फिर सरकार उसको निगेट कर देगी कि जो उन्होंने कहा है ये जैसे बाहर भाषण देते हैं वैसा ही इन्होंने सदन में भाषण दे दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल प्रधानमंत्री की तरफ से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है उसका जब जवाब आएगा तो उसमें प्रधानमंत्री की रणनीति क्या होगी, सरकार की रणनीति क्या होगी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे थे तो उस दौरान वो आरोप ये लगा रहे थे कि हमको संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब सड़क पे ये हुआ कि राजस्थान में कि कोरोना फैला रही है तो ये कह रहे हैं ना सड़क पे ना संसद में कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको चलने भी नहीं दिया जा रहा है। आज तो खूब बोले हैं, अब ये आरोप तो नहीं लगा पाएंगे कि वहां माइक बंद कर दिया गया हमारा। इसलिए चुटकी ली स्पीकर ने
उन्होंने लगातार वो एक तरीके से अनहिंडर्ड बोले हैं, अनइंटरप्टेड बोले हैं। बीच में कई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए गए सदस्यों के द्वारा, जिसमें रविशंकर प्रसाद थे, जिसमें निशिकांत दुबे थे, वो कई मंत्री भी लगातार उनको टोक रहे थे, लेकिन उसके बाद भी करीब करीब अनइंटरप्टेड राहुल गांधी बोले हैं। और इसलिए स्पीकर ने चुटकी ली कि आप जब ये कहते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, तो फिर से खड़े हुए राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि माइक तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में ये ट्रूस हुआ होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जी भर के बोले हैं, जी भर के कोसे हैं प्रधानमंत्री को। ये देखने वाली बात होगी, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो इन आरोपों से घिरे नहीं हैं आज तक, इन आरोपों पे कभी प्रधानमंत्री डिफेंसिव नहीं हुए हैं, उन्होंने पलट के जवाब दिया है। उस जवाब में कितना सब्सटेंस होता है, वो आम जनता को क्या ये एक तरीके से विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एक कोरी कल्पना है। ये जो अदानी का पूरा प्रकरण है, ये साजिश के तहत आया है। आपको मालूम है पांचजन्य से लेकर ऑर्गेनाइजर से लेकर एक बड़ा वर्ग इसको साजिश के तहत देख रहा है। वो हिंडनबर्ग पे सवाल उठा रहा है कि ये इनका काम ही क्या है। ये इसी तरीके से इनकी मोडस ऑपरेंडाई रही है, और ये बड़ी कंपनियों को निशाना बनाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। तो क्या ये आरोप जनता के दिमाग में चुभता नहीं प्रधानमंत्री पे, या फिर प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री ने तो अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन बीजेपी और बाकी दूसरे लोगों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं कि ये साजिश के तहत एक बड़े बिजनेस हाउस को टारगेट किया गया है, एक तरीके से हमारी ग्रोथ को देखते हुए, किसी इंडियन कंपनी को ग्रोथ को देखते हुए किया गया है, क्या इसको वो आम लोगों के जनमानस पे उतार पाते हैं? अब लड़ाई इसकी होगी। अच्छा, आखिरी में भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, इतने दिनों तक पैदल चले हैं। कांग्रेस ये कह रही है राहुल गांधी ने सब कुछ बदल दिया है। राहुल गांधी खुद भी दिल्ली में जब आए थे तो उन्होंने कहा था जो मेरे खिलाफ चीज़ें बोली जा रही, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए मेरी छवि को लेकर, उससे मैंने धो डाला। आज आपको उनके भाषण में कुछ ऐसा नजर आया कि वे एक नेता में, क्योंकि उससे पहले भी जब यात्रा शुरू हो रही थी उससे पहले भी संसद लगी थी, वहां के राहुल गांधी और यहाँ के राहुल गांधी में आपको फर्क नजर आया? एक क्लैरिटी दिख रही थी, जो वो अपनी बात जिस तरीके से रखना चाहते थे, आर्टिकुलेशन जिसको कहते हैं, वो आर्टिकुलेशन था। कोई भी उनका भाषण, उनका विरोधी भी उनका भाषण अगर सुनेगा तो वो पूरी बात सुनेगा, और वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत आर्टिकुलेट मैनर में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उसमें तथ्य कितने हैं इसकी जांच परख करना अभी बाकी है, लेकिन जो वो भाषण देकर आम लोगों के बीच जाना चाहते थे, आम लोगों के बीच एक जगह बनाना चाहते थे अपनी बात रखकर कि मेरे आरोप ये हैं, तो उसको बहुत पुख्ता तरीके से उन्होंने सामने रखा है। सरकार को और प्रधानमंत्री को डॉक में खड़ा करने की कोशिश की है, और मैं बार बार कहता हूं कि ये बोफोर्स को रिक्रिएट करने की कोशिश है, क्योंकि बोफोर्स उनके परिवार ने झेला है, वो हमला उन्होंने झेला है, और उसका पॉलिटिकल असर भी उनको देखने को मिला था जब कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ बोफोर्स 2 रिक्रिएट करने की कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से, और आज का भाषण उनका एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बहुत आर्टिकुलेट मैनर में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक तौर पर गेम प्लान आखिर क्या है। आज के भाषण को आप कितने नंबर देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।